भारत अपनी काबुल टेक्निकल मिशन को दूतावास के स्तर पर अपग्रेड करेगा। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान की है। इस फैसले के दौरान दोनों देशों के सहयोग और मजबूती की उम्मीदें हैं, खासतौर पर सुरक्षा, अफगान शरणार्थियों की वापसी और क्रॉस बॉर्डर टेरर जैसे मुद्दों को लेकर। भारत यह कदम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय बदलते क्षेत्रीय हालात में भारत अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत करेगा। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम शुक्रवार को गाजा में लागू हो गया, जब इजरायली मंत्रिमंडल ने लड़ाई रोकने और बचे हुए बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा करने की योजना को मंजूरी दी। इजरायली सेना ने समझौते के पहले चरण के तहत क्षेत्रों में पीछे हटना शुरू कर दिया। गाजा के केंद्रीय हिस्से वादी गाजा में हजारों लोगों ने उत्तर की ओर जाना शुरू कर दिया है। समझौते के अनुसार हमास 48 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजरायल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि आगे के चरणों में हमास को निशस्त्र और गाजा को असैन्य किया जाएगा। भारत का जनसांख्यिकीय मिशन केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह लेख शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता में निवेश की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है, ताकि देश की जनसंख्या का पूरा लाभ उठाया जा सके। आज बढ़ती उम्र और दीर्घायु से जुड़ी नई चुनौतियां सामने हैं, जिसके लिए बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा और उत्पादकता के नए मायने तय करने होंगे। लेखक का प्रमुख संदेश है कि जनसांख्यिकीय नीति मानव कल्याण केंद्रित हो और समय के साथ बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को भी अपनाए। मध्य प्रदेश में जहरीली खांसी की दवाई पीने से कई बच्चों की मौत हो गई और कुछ की हालत गंभीर है। जांच में पाया गया कि उस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीली रसायन मात्रा से कहीं अधिक था, जो दवा में कभी नहीं होना चाहिए था। यह घटना हमारे दवा नियमन तंत्र की खामियों को उजागर करती है और बच्चों के लिए ऐसे दुष्प्रभावों का गंभीर खतरा दिखाती है। विशेषज्ञों ने गुणवत्ता नियंत्रण सख्त करने, बेहतर निगरानी और तत्काल कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं रोकी जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है। उनकी रचनाएं महाप्रलय की पूर्व संध्या जैसे संसार की लिखी गई काल्पनिक और अद्भुत कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। द मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंस जैसी किताबों में उन्होंने जीवन की अव्यवस्था और आधुनिक समय की बेतुकापन को दिखाया है। उनकी शैली और सोच को फ्राज काफ्का जैसे महान लेखकों से भी तुलना की जाती है। वे अपने अनूठे लेखन से साक्षात प्रमाण देते हैं कि साहित्य एक अराजक और अनिश्चित दुनिया में भी अर्थ खोजने की ताकत रखता है। भारत अफगानिस्तान में अपनी काबुल मिशन को दूतावास में अपग्रेड करने जा रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारतीय अधिकारियों ने दोनों देशों की साझा तरक्की और सुरक्षा पर बल दिया, खासकर सीमा पार आतंकवाद की चिंता के संदर्भ में। हालिया संवाद में मेडिकल, व्यापार और छात्र संबंध बढ़ाने, अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप वीजा जैसी कई नई पहलें शामिल थी। भारत ने अफगानिस्तान के साथ चाबहार पोर्ट परियोजना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी सराहा। यह घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच स्थिर और सहयोगी भविष्य की उम्मीदें बढ़ी हैं। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने कहा है कि अफगानिस्तान का ज़मीन का इस्तेमाल अब किसी भी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से आतंकवादी गुटों को बाहर कर दिया गया है और ऐसी कोई गतिविधियां अब वहाँ नहीं है। मुताकी ने भारत के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान से इनकार किया, लेकिन व्यापार संबंध मजबूत करने पर जोर दिया, खासकर वाघा बॉर्डर और चाबहार पोर्ट के जरिए। महिलाओं के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को उन्होंने विदेशी प्रोपेगेंडा बताया। तालिबान की कोशिश है कि दुनिया की सुरक्षा और सहयोग के लिए आश्वस्त किया जा सके। गाजा में सीज़फायर लागू होने से 2 वर्षों से चल रही विनाशकारी जंग थम गई है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनियों की जान गई और गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। इजरायली सेना ने अपने सैनिकों को नई चुनौती लाइनों तक पीछे हटा लिया है। अब लगभग 50% गाजा क्षेत्र इजरायली सैन्य नियंत्रण में रहेगा। सीज़फायर के बाद बंधकों और बंदियों की रिहाई भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 5 बॉर्डर क्रॉसिंग, खासकर गाजा और मिस्र के बीच राफा बॉर्डर, फिर से खुलेंगे, जिससे भूख प्यास से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंच सकेगी। यह सीज़फायर इलाकों में शांति की राहत और नई उम्मीद लेकर आया है।
पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रॉय ने एक पैनल चर्चा में बताया कि आज भारत चीन संबंध प्रतिस्पर्धी सह अस्तित्व की स्थिति में है। 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार टूट गई है और अब रिश्ते संदेह व सतर्कता से चलते हैं। सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को अब एक नए सिरे से संवाद और समझौते की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों जैसे अमेरिका की नीति और राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी की वजह से भारत और चीन दोनों की विदेश नीति को नए सिरे से ढालना होगा। भविष्य में दोनों शक्तिशाली देशों के संबंध कूटनीति व लचीलेपन पर निर्भर कर रहेगा। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कॉन्कॉर्ड 25 का समुद्री चरण बड़ी ऑपरेशनल तैयारी और सहयोग के साथ संपन्न हुआ। इस चरण में दोनों देशों की नौसेनाओं ने तेज रफ्तार में जटिल युद्ध अभ्यास किए, जिसमें हवाई युद्ध, सतह और पनडुब्बी रोधी अभियानों के अलावा समुद्र में ही ईंधन भरने जैसी गतिविधियां शामिल थीं। अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं की साझेदारी, तालमेल और तत्परता को मजबूत किया। कार्यक्रम का समापन पारंपरिक सैन्य सलामी और नौसैनिक शिष्टाचार के आदान प्रदान के साथ हुआ। कॉन्कॉर्ड 25 की सफलता ने हिंद महासागर के और प्रशांत महासागर क्षेत्र के भारत ब्रिटेन के नौसैनिक सहयोग को नई ऊंचाई दी। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनने वाली स्वास्थ्य कोटे जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। 2007 से लंबित इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद अब तेजी मिली। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चिनाब के जल प्रवाह से बिजली उत्पन्न करेगा, जिससे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की स्थापित क्षमता 1856 मेगावाट होगी। हर साल लगभग 7500 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। जल विद्युत परियोजना से स्थानीय बिजली आपूर्ति, क्षेत्रीय विकास और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। यह जम्मू कश्मीर में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून की 20वीं वर्षगांठ पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत के 6 राज्यों की सूचना आयोग एससीआई या तो निष्क्रिय है या पर्याप्त सदस्यों की कमी से जूझ रही है। इससे आरटीआई अपील और शिकायतों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं। साल 2024 में 24 लाख से ज़्यादा अपीलें आईं, लेकिन कई राज्यों ने लंबित मामलों का समाधान बहुत धीमा है। कुछ राज्यों ने अपीलों की सुनवाई 29 साल तक लग सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग भी केवल 2 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 9 पद खाली हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लंबित मामले हैं। यह रिपोर्ट आरटीआई प्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय की गंभीर चुनौतियां उजागर करती है। इस ऑडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच किन मुद्दों को लेकर सहयोग की बात की गई है। अपने आंसर को कमेंट करें। सही आंसर को पिन और लाइक किया जाएगा। ये समरी है 11 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर।